हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपके सामने हम बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आ गए हैं। इसके पहले बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक हम लोग कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। आपको बता दें कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोग को हम मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोगों से लगवा रहे हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने से एक एम बन जाता है कि ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा इतना सही होगा। तो आप लोग प्रतिदिन एक मॉडल सेट को आप लोग जरूर लगाइएगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी एक दिन आप लोग जरूर लगाइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे, जिसमें पहले हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे और बाद में जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। और सबसे पहले हम आज का कोटेशन देख लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम लोग को मंजिल पाना है और हम लोग को हौसलों से उड़ना है। तो हौसलों से उड़ने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा ताकि 80 प्लस स्कोर कर पाएँ और बिहार पुलिस में अब की बार रिजल्ट हम दे पाएँ। तो चलिए जल्दी से एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और एक दूसरे को जुड़े। तो चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। प्रवाह के संपादक का नाम बताएं। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्रा, सदानंद मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिरा दत्त व्यास। तो प्रवाह के संपादक का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्रा हो जाएगा। जो लोग भी प्रताप नारायण मिश्रा समझ रहे हैं या ऑप्शन ए सोचे हैं, उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? तो मैथिली शरण गुप्त डी आधुनिक काल के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। तो मैथिली शरण गुप्त अगर आपके एग्जाम में आ जाए यही क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के कवि थे। सबसे पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जीके और जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के अंत में तक रहिए, अंत में आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें से चुन लेते हैं कि सरल का विलोम कौन सा होगा। तो वक्र सरल का विलोम है, कुटिल सरल का विलोम है, कठिन सरल का विलोम है, लेकिन सुलभ जो है वह सरल का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन डी सोच रहे हैं उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स प्लस व प्लस आ प्लस त प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस य प्लस अ के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। यह उच्चारण किया गया है, उच्चारण है। उच्चारण को एकत्र कर जो शब्द बनेगा वह कौन सा शब्द बनेगा आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वातंत्र, ऑप्शन सी स्वतंत्र, ऑप्शन डी स्वातंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो उच्चारण किया गया है यह स्वतंत्रता का उच्चारण किया गया है। यह जो भी उच्चारण किया गया है वह आपका स्वतंत्रता का उच्चारण किया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिसकी माप तौल ना हो सके उसे क्या कहेंगे? जिससे कि माप तौल ना हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए कि जिसकी माप तौल ना हो सके उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय कहेंगे मतलब जिसे मापा ना जा सकता है, जिसकी माप तौल ना हो सकता है, मतलब जिसे
परिमेय नहीं किया जा सकता है तो उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। अगला है कि रामकृष्ण कौन सा समास है। रामकृष्ण कौन सा समास है। आप लोग समास जरूर एग्जाम से पहले देकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आपके पास पुराना कोई भी व्याकरण का किताब हो उसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जल्दी से बताइए कि रामकृष्ण कौन सा समास है। तो रामकृष्ण जो आपका है दृढ़ समास है। रामकृष्ण पूछे कि कौन सा समास है तो दृढ़ समास है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है 34 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। जीके और जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका। जीके का पहला क्वेश्चन है कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। तो जल्दी से बताइए कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह 24 पहियों का है और वह सूर्यदेव का मंदिर है, सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का मंदिर है। अगला है कि कंगना रनावत ने कितने राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। आपको बताना है, ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कंगना रनावत ने कितने राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। तो आप जल्दी से बताइए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रेंडिंग है सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। यह ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि कंगना रनावत ने कितने राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। कंगना रनावत ने अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी हैं। अगला है कि विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ए को रासायनिक नाम आप बताइए। विटामिन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विटामिन जितने भी हैं वही यही इसी क्वेश्चन में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो विटामिन ए के रासायनिक नाम को आप पहले बता दीजिए कि क्या होगा। तो विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यह विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है। जल्दी से बताइए अगर आप आंसर जानते हैं तो। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। तो विटामिन से यहाँ लगभग हमने 7-8 प्रश्न डिस्कस कर दिए, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावे किस अन्य अंग से उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावे किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकस्मिक जड़ें। कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहते हैं वे मूल के अलावे किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं। तो आकस्मिक जड़ें जो है वह मूल के अलावे किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है। मकड़िया प्राणी वर्ग के किस वर्ग में आती है। आपको बताना है मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है। तो जल्दी से अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बताएं। हाँ, जो लोग ऑप्शन ए एरेक्निड्स कह रहे हैं, एरेक्निड्स जो भी लोग कह रहे हैं उसका राइट आंसर है, क्योंकि मकड़िया जो प्रजाति है मकड़िया की वह एरेक्निड्स प्रजाति में आती है। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है। ब्रोमीन का जो गलनांक है वह बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है। आपको बताना है कि इथेन गैस का जो स्वाद है वह कैसा होता है। तो जल्दी से आप बताइए कि इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए मीठा हो जाएगा। इथेन गैस का जो स्वाद है
वह आपका मीठा हो जाता है। और एलपीजी का नाम आप लोग सुने होंगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसमें इथेन और ब्यूटेन रहते हैं। अब प्रोपेन इथेन नहीं रहता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन रहते हैं। और इसमें जो गंध आती है एलपीजी में, वह आपका मर्केप्टॉन के कारण आती है, तो आप इसे याद रखिएगा। और एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित क्या है? रोम का फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित क्या है? तो रैंडम ओनली मेमोरी क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, रीड आउट मेमोरी, रोटेशन ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए कि कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन सी जो भी कह रहे हैं रीड ओनली मेमोरी, उनका राइट आंसर है, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का जो है वह लोक नृत्य नहीं है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहले तो आपको बता दें कि जो कथकली है, कथकली है वह केरल का लोक नृत्य है। कायोक्टिकली जो है वह केरल का ही लोक नृत्य है। थुलाल जो है वह केरल का ही लोक नृत्य है। तो अब ऑप्शन कौन सा बचा? तो ऑप्शन डी चपेली जो है वह केरल का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैथ का प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, वहां आप मैथ के प्रश्न को और इंग्लिश के प्रश्न को देख लीजिएगा। हम आपको केवल जीके, जीएस और हिंदी के ही प्रश्न को करवाएंगे, और इसका पीडीएफ आप बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। और आपको बता दें कि अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं और लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारा जो मनोबल है वह बढ़ता है। और एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। अगला प्रश्न है, वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है। वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़ जाती है। अगर आप इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, निम्न कोटि की वस्तु। निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया जो है वह वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो आप हमें रिप्लाई दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर वाष्पीकरण और संघनन हो जाएगा। वाष्पीकरण और संघनन जो है वह वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। वाष्पीकरण मतलब जितने भी जल रहते हैं वर्षा के या किसी भी कारण पृथ्वी पर जो जल रहते हैं, आप देखे होंगे कि खेतों में पानी लगा होता है और वह बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसमें से कुछ जल जो है वह धरती सोख लेती है और कुछ जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, जो बादल का रूप लेता है। और मौसम ठंडा होने पर यही बारिश के रूप में वर्षा होने लगती है। तो इसका राइट आंसर वाष्पीकरण और संघनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपको बताना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम में है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछे कि काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह भी आपका असम में है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें भुवनेश्वर, असम की दिसपुर, महाराष्ट्र की मुंबई, सिक्किम की गंगटोक। अगला है कि फिल्म सुल्तान का जग घूमिया गीत किसने गाया है? फिल्म सुल्तान का जग घूमिया गीत जो बहुत लोकप्रिय हुआ था, वह जग घूमिया जो गीत है वह किसने गाया था?
तो ऑप्शन सी राहत फतेह अली खान हो जाएंगे। राहत फतेह अली जग घूमिया गीत फिल्म सुल्तान के अंदर गाए थे। तो जो भी राहत फतेह अली खान के फैन है वह एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगला प्रश्न है कि संगमरमर की एक कार्यांतित चट्टान है। संगमरमर डैश की एक कार्यांतरित चट्टान है। तो आपको बताना है कि संगमरमर जो है वह किसकी कार्यांतरित चट्टान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं तो आप लोग रिप्लाई दीजिएगा जरूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चूने का पत्थर हो जाएगा। संगमरमर जो है वह चूने का पत्थर की एक कार्यांतरित चट्टान है। अगला है कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो आप हमें जल्दी से बताइए कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो कोटा विल बी राइट आंसर। चंबल नदी के तट पर कोटा जो शहर है वह स्थित है। अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया। यहाँ तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाइएगा। तो तराइन का युद्ध जो है वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तो याद रखिएगा दोनों युद्धों को। और यह तराइन का युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुई। तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुई। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में इसकी शुरुआत हुई। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। 1914 की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला है कि इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि इसरो के द्वारा बनाए गए पहले उपग्रह का नाम क्या था। इसरो के द्वारा बनाए गए पहले उपग्रह का नाम रोहिणी था। रोहिणी जो था वह इसरो के द्वारा बनाए गए पहला उपग्रह का नाम था। वही पूछे भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह कौन था। तो आर्यभट्ट था। अगला फिजिक्स का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g के कारण त्वरण का मान डैश होता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले आपको बता दें कि g का मान 9.87 मीटर पर सेकंड होता है। g का मान गुरुत्वीय त्वरण g को कहते हैं। g को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जिसका मान 9.87 मीटर होता है। आप याद रखिएगा एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी g/9 हो जाएगा। g/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है। आप लोग देख लीजिएगा। केवल हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वही करवाएंगे। अगला प्रश्न है कि रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। ऑप्शन ए शेयर की कीमत, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड की कीमत, ऑप्शन सी मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक, ऑप्शन डी मकान की कीमत। तो आपको यह जो रेजिडेक्स सूचकांक दिखाई दे रहा है वह किससे जुड़ा है आपको यही आंसर बताना है। और जो लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए वो प्लीज़ लाइक कर दें क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। और वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपके जो जीके जीएस की तैयारी है वह और मजबूत हो जाए। और एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी मकान की कीमत हो जाएगा। रेजिडेक्स सूचकांक जो है
और मकान की कीमत से जुड़ी हुई है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार डैश पर निर्भर करती है। आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार किस पर निर्भर करती है। तो सरकार किस पर निर्भर करेगी? सरकार जो है हम लोगों पर निर्भर करेगी। तो सरकार हम लोगों पर जब निर्भर करेगी तो वह सार्वजनिक होगा। तो सार्वजनिक उधार और घाटे के वित्त व्यवस्था को देखते हुए पंचवर्षीय योजना के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार सार्वजनिक उधार और घाटे के वित्त व्यवस्था पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। आपको बताना है कि जो बौद्ध साहित्य है वह किस भाषा में लिखी गई है। तो बौद्ध साहित्य जिसे बौद्ध ग्रंथ के भी नाम से जाना जाता है तो वह पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। और नेपाल का पुराना नाम नेपाल का लुम्बिनी था, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ। आपको बताना है, आपके पास 4 आंदोलन दिए गए हैं, विद्रोह दिए गए, उसमें से बताना है कि कौन ऐसे आंदोलन है जो बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो जो लोग बघेरा विद्रोह कह रहे हैं ऑप्शन डी उसका राइट आंसर है। सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह ये सभी बंगाल में हुए थे, लेकिन बघेरा विद्रोह जो है वह बंगाल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित नगरों में कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्नलिखित नगरों में कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। आपको नगरों में से कौन सा है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर जो लोग कहते हैं उसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। आपको बताना है कि वह राज्य का नाम बताएं जो जिसका सीमा जो क्या है मिजोरम से नहीं लगती है। तो नागालैंड, नागालैंड की जो सीमा है वह मिजोरम से नहीं लगती है। नागालैंड की राजधानी की बात करें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। म्यांमार तो देश है। असम की राजधानी दिसपुर। त्रिपुरा की राजधानी, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। अगला है निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्याता नृत्यांगना नहीं है। आपको बताना है 4 ऑप्शन है जो नृत्य से संबंधित है। इनमें से कौन सी है जो भरतनाट्यम की विख्याता नहीं है, जिनसे भरतनाट्यम संबंधित नहीं है। तो झावेरी बहनें जो हैं और भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडले भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है शिशु में प्रत्येक लक्षण डैश के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, शिशु में प्रत्येक लक्षण डैश के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि शिशु में प्रत्येक लक्षण पिता तथा माता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। जब तक डीएनए का मैच नहीं होगा जब तक बच्चे प्रभावित नहीं होगा। तो शिशु में प्रत्येक लक्षण पिता तथा माता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए प्रथम जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार का प्राप्त करता है। आपको बताना है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए प्रथम जीवनोपरांत उपलब्धि पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है। तो 69 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रकाश पादुकोण विल बी राइट आंसर। पहले भी इनका हम आपको नाम बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप इनका क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग का अनुसरण करते हैं। आपको बताना है कि श्रीलंका में किसकी आबादी सबसे अधिक है। श्रीलंका में किसकी आबादी सबसे अधिक है, हिंदू की, इस्लाम की, ईसाई की, बौद्ध की। तो श्रीलंका की बात करें, इसकी राजधानी कोट्टे कोलंबो जयवर्धने है
और यहाँ जो है वो बौद्ध धर्म के अधिकांश आबादी है। बौद्ध धर्म के जो आबादी है वह ज़्यादा है। अगला है जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, पूछ दिया है। तो जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 8U 18 है, 18U 18 यूनिट होता है। तो जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18U। अगला है मानव रक्त का पीएच मान क्या है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ VVI आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह आपके पेपर में जरूर छपेगा। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है, तो भारत के महान न्यायवादी को। भारत के महान न्यायवादी को भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी माना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय डैश निकाय संसद कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय विधायिकी निकाय संसद कहलाती है। ऑप्शन सी, विधायिकी निकाय संसद कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। आपको बताना है कि कौन ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर, खाद्य पदार्थों का विघटन जो है वह शरीर के बाहर करते हैं तथा जब उसका अवशोषण करते हैं। तो आप जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सांप जो है वह अपने शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों का विघटन नहीं करता है। बाकी फफूंदी, मशरूम, मीट या सभी अपने शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों का विघटन करते हैं। अगला है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। आपको बताना है कि जो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं उनका नाम क्या है। तो नारकोंडम और बैरन द्वीप, याद कीजिएगा, नारकोंडम और बैरन द्वीप भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न है किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना गुणक के अंतर में रहता है। आपको बताना है कि किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 4 मिनट के हो जाएगा। 4 मिनट के 4 गुणक के अंतर में रहता है। 4 मिनट के यहाँ गुणक है। आप सोच रहे हैं कि 5.5 घंटा 5.1/2 ग्रीनविच समय से भारत का समय जो है वो आगे रहता है, तो वैसे नहीं है। यहाँ गुणक पूछ रहा है तो 4 गुणक मिनट, 4 मिनट गुणक कर सकते हैं। अगला है किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। तो उत्तर प्रदेश में संख्या सर्वाधिक है, जनसंख्या है, तो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगा वहीं ना सड़क ज़्यादा होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और पंजाब के चंडीगढ़। अगला है कि भारत एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। भारत का एक ऐसा राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी तो चला गया, लेकिन 3 जनवरी को क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। इसका आंसर गलत है, गलत बता दिए हम आपको। इसका आंसर क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है तो 3 जनवरी को ही रहती है। इसका राइट आंसर 3 जनवरी हो जाएगा। यहाँ 22 दिसंबर देखकर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। 22 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। अगला है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है। अब बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब रहती है। तो ऑप्शन है 4 जुलाई को अधिकतम दूरी रहती है।
अगला है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की। यहाँ स्टार का चिन्ह आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छपेगा। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री जो था वह भारत आया था। और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था वह भारत आया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला है कि अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है। अजंता की चित्रकारी किन कथाओं का चित्रण करती है, तो जातक जो ग्रंथ है, जातक जो कथा है, उसी का चित्रकारी अजंता की गुफाओं में की गई है। और अजंता की गुफाओं की बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है विहार शब्द का अर्थ है, इसको बिहार मत पढ़िएगा, इसका मतलब है विहार शब्द का अर्थ है, आपको विहार शब्द का अर्थ बताना है। तो विहार शब्द का अर्थ पर्यटन होता है, पर्यटन मतलब घूमने वाला जगह। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। बहुत इजी क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। वह ऋग्वेद में रहता तो वह इंद्र व वरुण की हो जाती, लेकिन यह ऋग्वेद नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। अगला है कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। आपको बताना है कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी। बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। आज का राजगीर है, पहले का गिरिब्रज था। तो राजगीर या गिरिब्रज नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। अगला है कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत में प्रथम सिक्के चलन में लाए गए, जिसे शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका पीडीएफ में आपको आंसर की भी मिलेगा, आप एक बार देख लीजिए। इसके पीडीएफ में आपको आंसर की के साथ पूरे प्रश्नों का हल भी मिलेगा। इंग्लिश या मैथ हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। केवल आप 10 क्वेश्चन और होंगे, आप वीडियो के शुरू से अंत तक ले बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे विनती है कि वो लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही जो है हमारा मनोबल है जो बढ़ता है। अगला है कि हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। आपको बताना है कि हर्ष ने, हर्षवर्धन होना चाहिए, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की, तो थानेश्वर से कनौज हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी लेकर चले गए। तो थानेश्वर से कनौज विल बी राइट आंसर। अगला है कि किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1991। 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1991 हो जाएगा। 1991 को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। अगला है भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है, तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप के शहर कन्याकुमारी जो है वह 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। अगला है इनमें से कौन सा मिश्र धातु है, तो आप सभी जानते हैं मिश्र धातु कौन है। मिश्र धातु जल्दी से बता दीजिए, मिश्र धातु कौन है, जल्दी से। मिश्र धातु कौन है, 91 का राइट आंसर बताइए। मिश्र धातु आपका पीतल है। मिश्र धातु कौन है, तो पीतल है, जिसमें अब बताइए कि पीतल किसका मिश्र धातु है। आप हमें बताइए कि पीतल किसका मिश्र धातु है। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है, 92। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है, तो मूंगफली में प्रोटीन सर्वाधिक होती है। इनमें से कौन से सबसे प्राचीन प्राणी है, इनमें से कौन सी सबसे प्राचीन प्रणाली है, जल्दी से बताइए।
इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन प्रणाली है? तो सबसे प्राचीन प्राणी की बात की जाए तो वह बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बहुत प्राचीन है। अगला है कि नमक मिलने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि यह क्या करता है? तो यह कोषों से पानी खींच लेता है। यह नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि वह खाद्य पदार्थों में जितने भी पानी रहते हैं अपने अंदर खींच लेता है। अगला है मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है। मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है तो उनकी पत्तियां जो है वह छोटी छोटी हो। मरुस्थल में अगर पौधे ऐसे लगाए जाएं जिनकी पत्तियां छोटी छोटी हो ताकि उन्हें पानी की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, तो वहाँ पौधे हो सकते हैं, तो उनकी पत्तियां छोटी हो। अगला बताना है कि इनमें कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो नायलॉन, सभी लोग जानते हैं नायलॉन जो है वो कृत्रिम रेशा है। अगला इनमें से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? न्यूनतम अभिक्रियाशील है तो Cu कॉपर जो है इनमें से न्यूनतम अभिक्रियाशील है। अगला बताना है कि इनमें कौन उर्वरक नहीं है। इनमें कौन उर्वरक नहीं है? तो DDT, डाइट्राइक्लोरो डाइइथाइल। इसका DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT का फुल फॉर्म आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम तो बताइए देंगे। DDT, पहले देख लीजिए DDT, डाइक्लोरो डाइइथेन टेट्राक्लोराइड। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT। इनमें कौन उर्वरक नहीं? तो DDT उर्वरक नहीं है। अगला इनमें कौन सा अनाज वाला पौधा नहीं है? तो इसमें अनाज वाला पौधा गेहूं है, धान है, मकई है, पाट नहीं है। तो 99 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रह जो है इनमें ज्योतिहीन जो है वह ग्रह है, ताकि इसमें चमक नहीं होती है। ज्योतिहीन बॉडी कौन सी है? ग्रह है। तो ये थे आपके आज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 जो हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 14 और 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने देखा। और फायरमैन की वैकेंसियाँ निकली है तो उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद PDF की बात करेंगे। अभी लाइक इतना कम है, आप अंगूठे का इस्तेमाल करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए, जल्दी से। तो इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। और जो लोग 1 से 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, 1, 2, 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वह चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद, जय भारत।